मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने 4th चैप्टर में, जिसका नाम धातु है मैं धातु, उसमें धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण धर्मों की चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि धातुएं चमकीली होती है, कठोर होती है, आघातवर्धक होती है, तन्य होती है, उष्मा की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक है। इसी प्रकार से अधातुएं चमकीली नहीं होती, कठोर कुछ होती है कुछ नहीं होती, आघातवर्धक नहीं होती, तन्य नहीं होती, उष्मा की कुचालक होती है, विद्युत की भी कुचालक होती है। तो अधातुओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली और धातुओं के बारे में भी थोड़ी चर्चा करी है। जो इसके भौतिक गुण धर्म थे उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो भौतिक गुण धर्मों के बाद धातुओं और अधातुओं में आगे आता है रासायनिक गुण धर्म। तो इनके रासायनिक गुण धर्मों की हम चर्चा कर ले। तो रासायनिक गुण धर्मों में पहला टॉपिक हमारा बनता है कि ये धातुएं और अधातुएं ऑक्सीजन से किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। देखिए, ऑक्सीजन जो सामान्य तौर पर सांस लेने के हमारे काम आती है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन पानी में भी घुली होती है। तो इसी प्रकार से जब धातुओं की क्रिया हम ऑक्सीजन से करवाएं, जैसे आप लोग देखते हो कि जब लोहे की चीज़ें वायु में खुली रह जाए, नमी लोहे की चीज़ जो के पर पानी गिरता रहे थोड़ी बहुत मात्रा में, या नमी वाले स्थान पर लोहे की चीज़ें जमी रहे, लोहे की चीज़ें हो, तो उनके ऊपर जंग आ जाता है। एक लाल लाल कलर की एक सतह बन जाती है जिसको हम जंग बोलते हैं। तो कहता है जंग लगने की परिघटना से हम परिचित है। तो एक जंग किस प्रकार से लगता है? जब हम लोहे यानी कि आयरन, ये आयरन है, ऑक्सीजन, लोहे की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से हो रही है यानी कि O2 प्लस में जल, तो बनेगा हमारे पास तो आयरन ऑक्साइड बन करके आएगा जो कि जंग बन जाता है। इसी प्रकार से जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम भी एक धातु है और ऑक्सीजन, जब ये अभिक्रियाएं होती हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगी। जैसे आयरन धातु ने आयरन ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम धातु ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो धातुओं को सामान्य तौर पर जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बन जाएगा। अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि ये ऑक्साइड जो बना है अब वो किस प्रकार का होगा, ये अम्लीय प्रकार का होगा या ये क्षारकीय प्रकार का होगा।
इसी प्रकार से जब हम अधातुओं की अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से अधातुओं की अभिक्रिया होएगी, तो उस दौरान भी यह अभिक्रिया बनती है, और उस दौरान जब अभिक्रिया होती है अधातुओं की ऑक्सीजन से, तो उस दौरान भी ऑक्साइड का ही निर्माण होता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएं तो धातु ऑक्साइड बनेगा, और जैसे ही अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएं तो अधातु ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यह अभिक्रियाकरण होने के बाद अब हम चेक करते हैं कि ये जो धातु का जो ऑक्साइड आया है वो किस प्रकार का होगा, इसका क्या गुण है, इसका रासायनिक गुण कैसा, ये अम्लीय प्रकार का है या ये क्षारकीय प्रकार का है। तो इसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा जंग इकट्ठा कर लें, जंग ले करके उसको हम थोड़ा सा पानी में घोल लें, पानी में घोल करके हम देखें अगर हम उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें ऐसे ही बिना हिलाए डुलाए, तो वो पानी में नीचे बैठने लगेगा। तो फिर हम क्या करें, उसको हिला करके उसमें से कुछ बूंद पानी की ले लें, एक गिलास में ले ले, या सामान्य तौर पर वाच गिलास होती है उसमें ले ले, और उसमें नीले यानी लिटमस पत्र को डाल करके देखें। लिटमस पत्र, नीले लिटमस को डालेंगे तो वो नीला ही रहेगा, अगर लाल लिटमस को डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो धातु के जो ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकार के होंगे, धातु ऑक्साइड हो जाएंगे क्षारीय प्रकार के। इसी प्रकार से जब हम अधातु के ऑक्साइडों की जांच करेंगे, अधातु के ऑक्साइड की जांच करें तो वो अम्लीय प्रकार के हो जाएंगे, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देंगे तो वो अम्लीय प्रकार के हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकार के होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर ये कई बार बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है कि तांबे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगता होगा। हम बता दें आपको कि तांबे की वस्तुओं पर भी जंग लग जाता है, लेकिन वो इस लाल जैसा लोहे की वस्तुओं पर लगता है उस तरीके का ना हो करके वो एक हरे कलर का या काले कलर के एक परत जम जाती है तांबे के ऊपर। तो तांबे पर जब जंग लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में और नमी की मौजूदगी में कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। ये नम वायु का है उदाहरण, नम वायु में ये मौजूद होते हैं। तो नम वायु के साथ तांबा जो अभिक्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, जो कि काली पर या हरी परत के रूप में तांबे के ऊपर जम जाती है। अब ऐसे ही आगे हमारे पास हम ये चेक करना चाहें कि अधातु ऑक्साइड यानी अधातु ऑक्साइड किस प्रकार की होएंगी, तो उसके लिए भी एक यहाँ पर क्रियाकलाप बताया गया है। अधातु ऑक्साइड की क्षारीय प्रकार की होगी या अम्लीय प्रकार की होगी। वैसे तो मैंने बता दिया तुमको कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकार के होंगे। तो हम उसको चेक कर ले किस प्रकार से कि अगर हम सल्फर का चूर्ण ले, थोड़ा सा सल्फर चूर्ण को हम एक लंबी डंडी वाली चम्मच होती है, सल्फर चूर्ण को जब हम किसी उस चम्मच के गर्म करें तो गर्म करने पर उसमें धुआं उत्पन्न होने लग जाएगा, यानी वो जलने लग जाएगी। और जैसे ही वो धुआं उत्पन्न होएगा तो उसको एक बंद ढक्कन वाले
जार में लेकर के जाए, यानी ढक्कन उसका हटाए, उसको ऐसे ही रख दे चम्मच को और जार ढक्कन को ऊपर से लगा दें। ढक्कन लगाने के बाद जब वो धुएं से भर जाए तो हम ढक्कन को हटा करके वो चम्मच बाहर निकाल लें, वापस ढक्कन को रख दें, उसको थोड़ी देर शांत छोड़ दें। शांत छोड़ने पर कुछ समय बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और पानी डाल करके जब उसको थोड़ा हिला करके और वो जो पानी है उसको हम किसी शीशे के बर्तन यानी कि जिसको हम वाश ग्लास बोलते हैं, वाश ग्लास पे ले लें थोड़ा सा पानी और उसी प्रकार से उसमें लिटमस पेपर डाल करके जब देखेंगे तो लिटमस पेपर जो है वो नीले से लाल हो जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा हमको कि ये जो अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकार के होते हैं। इसमें क्या अभिक्रिया होगी, जो सल्फर डाइऑक्साइड है हमारे पास, जो सल्फर चूर्ण है वो अभिक्रिया करेगा जल के साथ, क्योंकि जब हमने इसको सल्फर चूर्ण को जलाया था तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी थी, वो अभिक्रिया पानी के साथ करके बनाएगा हमारे पास सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल। तो ये लीनियर लिटमस को लाल कर देगा क्योंकि ये अम्लीय प्रकार का है। तो ये थी हमारे पास अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हम धातुओं और अधातुओं की अगर हम पानी के साथ अभिक्रिया करवाएं यानी जल के साथ अभिक्रिया करवाएं देखो, कुछ धातुएं बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है और कुछ धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं। हमने देखा कि जो लोहा है अब वो पानी के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। ये नहीं है कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा जंग लग जाएगा, जंग का प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, जो धातुओं से जल्दी जो पानी से जल्दी अभिक्रिया कर लेती है। उसमें से एक का नाम है सोडियम धातु, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा तीव्र अभिक्रिया करती है और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है उस दौरान। तो गर्मी उत्पन्न होने के कारण उस धातु सोडियम धातु में आग भी लग सकती है। तो इस प्रकार की धातु को हमें मिट्टी के तेल में डुबो कर रख दे क्या, ताकि वो ऑक्सीजन और नम वायु के साथ संपर्क में ना आए, क्योंकि संपर्क में आ जाएगी तो ये नुकसानदायक हो सकता है। तो सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, लेकिन बहुत सारी धातुएं ऐसी अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, अब है अधातु जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करती हैं। तो सामान्य तौर पर अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, ये वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। कुछ अधातुएं ऐसी होती हैं जो वायु में के अंदर जो हवा से अभिक्रिया करके बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कर जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करने वाली जो ऐसी धातुएं होती हैं उसको वायु की ऑक्सीजन, वायु में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आने से रोक दें तो वो नहीं अभिक्रिया कर पाएगी। तो इस प्रकार की धातुओं को, जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस एक ऐसी अधातु है धातु है को इसको पानी में डुबो करके रखते हैं ताकि ये वायु के संपर्क में ना आए, और वायु के संपर्क में ना आए तो ये ठीक रहेगी, क्योंकि अगर ये वायु के संपर्क में आ जाएगी तो ये आग पकड़ सकती है। इसी प्रकार से धातुओं की अब अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाएं, हम अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाएं तो देखें, अगर धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, धातुओं की अगर कभी अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाएं तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी, अम्ल मतलब एसिड, तो धातु लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो इस बात का कैसे पता चले कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है? तो जब भी धातुओं की जब हम किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखें उसमें से जो गैस उत्पन्न हो रही है उसको अगर हम किसी बीकर को उल्टा करके उसके अंदर या प्रखनली को उल्टा करके उस धुएं को इकट्ठा कर ले या गैस को इकट्ठा कर लें तो एक जलती हुई मोमबत्ती को फिर हम उस प्रखनली के मुंह के नज़दीक लेकर के आए तो वो जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर की जो गैस है वो एक ध्वनि के साथ भट्टे की मोमबत्ती बुझ जाएगी या तेज ध्वनि उत्पन्न होएगी, जिससे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। इसके लिए दूसरा प्रोसेस भी है कि जो गैस निकल रही है उस गैस को अगर हम साबुन के घोल वाले पानी से गुजार दें तो साबुन के घोल से जब वो गैस गुजरेगी तो साबुन के घोल के साथ वो बुलबुले बना करके बाहर निकलेगी। तो उन बुलबुलों के नज़दीक जैसे ही हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएंगे तो बुलबुले ध्वनि के साथ फूटते हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि इन बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ऐसे ही जब हम अधातुओं की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये सभी के सभी अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी अम्ल अम्लों से अभिक्रिया करें, लेकिन सभी धातुएं जरूर अम्लों से अभिक्रिया करेंगी। तो धातुओं के बारे में तो हम कन्फर्म है कि अम्लों से अभिक्रिया करेंगी, लेकिन अधातुओं के बारे में कोई कन्फर्मनेस नहीं है। तो आज इतना ही करते हैं, तो बाकी आगे अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें 2 टॉपिक और बच गए कि धातुओं की क्षारकों के साथ अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे।